देखिए इस टॉपिक में क्या कह रहा है, व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट। हम लोग किस में है अभी, वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय स्केलर। तो लास्ट क्लास में हम लोग जो देखा था उसमें क्या देखा था कि एक स्केलर क्वांटिटी जैसे मास हो गया, कभी कोई फोर्स में, जैसे फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, मोमेंटम बराबर मास इंटू वेलोसिटी। एक टर्म और आता है आगे जाकर आप पढ़ेंगे, जैसे एफ वाई क्यू इज इक्वल टू ई होता है। और ये भी फोर्स, ये फोर्स भी वेक्टर है, और ये ई से हम लोग डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, बोलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर है। तो एफ इज इक्वल टू क्या हुआ, क्यू ई। समझ पाए, क्यू क्या है, चार्ज है, और ई है इलेक्ट्रिक फील्ड। हर चार्ज का अपना फील्ड होता है। आप लोग ने थोड़ा पढ़ा है, 10th क्लास में पढ़ा है इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, कुछ पढ़ा है ना। तो इलेक्ट्रिक चार्ज से कनेक्ट होता है, उसी के साथ में उसके प्रॉपर्टी है। तो उसके प्रॉपर्टी में कौन सा एक हम लोग फिजिकल पॉइंट की बात कर रहे हैं, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे सपोज करें कि कैंडल है, तो कैंडल में लाइट, कैंडल के पास लाइट है, जब हम उसको जला रहे हैं तो वहां पर लाइट है। यदि ज़्यादा बड़ा कैंडल होगा तो उसका लाइट का इंटेंसिटी बड़ा होगा। यदि छोटा कैंडल यूज़ करेंगे हम तो उसका लाइट का इंटेंसिटी छोटा होगा ना। तो उसका लाइट इंटेंसिटी पूरी तरफ से 360 डायरेक्शंस में होंगे। एक उसका लाइट्स का जो रे होगा वो स्फेरिकल शेप में होगा। और यदि बड़ा कैंडल है तो उसका रेंज दूर तक होगा, छोटा कैंडल है तो रेंज कम दूर तक होगा। ठीक है, जैसे यहाँ 100 वाट का बल्ब हम ऑन कर दें या 500 वाट का बल्ब ऑन करें, तो 100 वाट का बल्ब कम रोशनी देगा, 500 का ज़्यादा रोशनी देगा, क्योंकि उसका रेंज ज़्यादा होगा। उसी तरह चार्ज में क्या होता है, चार्ज का अपना एक फील्ड होता है। तो छोटा चार्ज है तो फील्ड छोटा होगा, बड़ा इंटेंसिटी का चार्ज है यानी कि बड़ा मैग्नीट्यूड का चार्ज है, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। मान लीजिए 10 कूलम चार्ज है और कोई 2 कूलम चार्ज है, तो 2 कूलम चार्ज का फील्ड कम होगा, 10 कूलम चार्ज है उसका फील्ड ज़्यादा बड़ा होगा। ठीक है, चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो अभी हम लोग ये बात कर रहे हैं, देखिए ध्यान से, जैसे ये कुछ उस तरह से रिलेट हो रहा है, ये कुछ उसी तरह से रिलेट हो रहा है जैसे हमारे पास P बराबर क्या था, M इंटू वी था, और उसके बाद F बराबर M इंटू ए था। यहाँ तीनों जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, तीनों एक्सप्रेशन में कॉमन पॉइंट क्या है, कॉमन पॉइंट ये है कि वेक्टर मल्टीप्लाई किससे हुआ है, स्केलर से हुआ है। देखिए यहाँ भी एक वेक्टर मल्टीप्लाई किससे हुआ है, स्केलर से। यहाँ भी एक वेक्टर मल्टीप्लाई हुआ है स्केलर से, और यहाँ भी एक वेक्टर मल्टीप्लाई हुआ है स्केलर से, और रिजल्ट हमेशा क्या निकल के आया है, वेक्टर। समझ गए, तो ये कॉमन, इन तीनों चीजों में ये कॉमन है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट, तो यहाँ पर जो भी टर्म होगा वो कांस्टेंट होगा। ये मास तो कांस्टेंट है, अभी जैसे मोशन हो रहा है तब, लेकिन मास चेंज भी तो हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम जो बात करने वाले हैं उसमें वो क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट। तो हम मान के चलते हैं, लेट, थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं, मान लेते हैं कि वो जो कुछ हमारे पास क्वांटिटी है हम उसको इस तरह से लेते हैं। मान लीजिए P इज इक्वल टू K इंटू एक्स, कुछ इस तरह का हम लोग एक रिलेशन लेते हैं। तो यहाँ पर P क्या है, वेयर, ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा, वेयर P इज फंक्शन ऑफ एक्स। फंक्शन समझते हैं, यदि x चेंज हुआ तो P चेंज होगा। ठीक है, एंड और हम क्या मानेंगे, K इज इक्वल टू न्यूमेरिकल कांस्टेंट, न्यूमेरिकल कांस्टेंट ही, और एक कांस्टेंट है। मान लीजिए लेट, हम मान लेते हैं K इज इक्वल टू 2 है, तो हम क्या लिखेंगे, P इज इक्वल टू 2x लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो यदि x का जो डायरेक्शन x का होगा वही डायरेक्शन P का होगा। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ P is decided by डायरेक्शन ऑफ किससे, x। यानी डायरेक्शन ऑफ P का डायरेक्शन किस पे डिपेंड करेगा, x के डायरेक्शन पर। ठीक है, ये पहले भी हो रहा था। अब यहां पर अंतर क्या है कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और यह फिक्स वैल्यू है, इसलिए जैसे जैसे x चेंज करेगा P चेंज करेगा, 2 तो कांस्टेंट रहेगा ही। अब ये फर्स्ट केस है, मान लेते हैं A। अब मान लीजिए जो न्यूमेरिकल कांस्टेंट है वो नेगेटिव हो,
मतलब कहने का मतलब इसको हम लोग थोड़ा सा देखें, तो इसको देखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए कि लेट x इज इक्वल टू 5 आई कैप, तो p क्या होगा, p बराबर 2 इंटू 5 आई कैप, तो p इज इक्वल टू क्या हो गया 10 आई कैप। इसका मतलब ये है सिचुएशन कुछ इस तरह से कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई x वेक्टर है, वो इस डायरेक्शन में है और ये कितना है 5 आई कैप, और इसमें मल्टीप्लाई कितना से हम कर रहे हैं 2 से, तो इसके इसी डायरेक्शन में हमें मिलेगा p, क्योंकि p का डायरेक्शन वही होगा जो x का डायरेक्शन है, लेकिन मैग्नीट्यूड उसका ज्यादा होगा, क्योंकि p का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है और x का मैग्नीट्यूड कितना है 5, तो x वेक्टर छोटा नजर आएगा, p वेक्टर बड़ा नजर आएगा, इसलिए p वेक्टर को हमने बड़ा बनाया है, और जो डायरेक्शन x का होगा वही p का होगा। क्लियर है? ठीक है। मान लीजिए कि कोई एक वेक्टर है y, और y इज इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप है, ठीक है, और k का वैल्यू मान लीजिए कि 10 है, तो आपको निकालना है p वेक्टर क्या होगा, वेयर p वेक्टर कैसे अरेंज है, p बराबर k इंटू वाई, इस तरह से अरेंज है। ठीक है, तो हम क्या पुट करेंगे, y का वैल्यू यहां पुट करेंगे और k का वैल्यू यहां पुट करेंगे, तो वेक्टर p इज इक्वल टू k का वैल्यू 10 है इनटू 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप, और यहां वेक्टर p बराबर क्या हो जाएगा, t मल्टीप्लाई होगा तो 30 आई कैप और प्लस 20 जे कैप होगा, ये वेक्टर p है। तो अब हम लोग ग्राफ में थोड़ा सा देखें, यहां पर जैसे मान लीजिए y वेक्टर 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप है, तो ये y वेक्टर हो गया, y वेक्टर हुआ ना, ये पॉइंट है, मान लीजिए इस पॉइंट को आप मान लीजिए p मान लीजिए, ये सेंटर पॉइंट o है, और इसका कोऑर्डिनेट कितना है 3,2 है, होगा ऐसा, तो हम वेक्टर y को ऐसे लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब उसके साथ मल्टीप्लाई कौन हो रहा है, कांस्टेंट, तो अब इसका डायरेक्शन जो होगा किसका, p का तो p का डायरेक्शन तो होगा y के ही डायरेक्शन में है ना, लेकिन मैग्नीट्यूड बढ़ा हुआ है, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, इधर ये होगा वेक्टर p का, जहां ये कोऑर्डिनेट कितना होगा, जहां पर ये कोऑर्डिनेट 30 और ये 20 होगा, तो जो डायरेक्शन था हमारा y का वही डायरेक्शन p का हुआ। ठीक, कब, जब कौन सा, ये किस पे डिपेंड करेगा, तो यानी कि डायरेक्शन हम इसमें यहां लिख देते हैं, द डायरेक्शन ऑफ p is the direction of y, because here k is positive, k क्या है, पॉजिटिव है, तो यहां पर हम ये मान के चलते हैं, इसको यहां लिख देते हैं, एक कंडीशन फॉर k इज पॉजिटिव, k पॉजिटिव है उसके लिए ये सिचुएशन है, और यदि मान लीजिए k नेगेटिव होता तो क्या होता, b इफ k इज नेगेटिव, यदि k नेगेटिव है तो सिचुएशन कुछ इस तरह का है, मान लेते हैं कि k इज इक्वल टू -8 है, ठीक है, और हमको y का वैल्यू पता है, y का बराबर वैल्यू मान लीजिए कि 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप है, हमको क्या पता करना है, हमको p पता करना है, तो p निकालना है इस केस में, तो इस केस में p बराबर क्या होना चाहिए, p बराबर क्या होना चाहिए, p बराबर k इंटू वाई, तो k कितना है -8 और यहाँ 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, मल्टीप्लाई करेंगे तो -16 आई कैप, और यहाँ माइनस कितना आएगा 8 3 जा 24 जे कैप। अब यहाँ पर ये देखिए कि वेक्टर p जो है वो वेक्टर p वेक्टर y के डायरेक्शन में होगा, बोलिए, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, देखिए y वेक्टर इस डायरेक्शन में, ये हमारा y वेक्टर है, और इस पॉइंट को मान लीजिए हम p कहते हैं, सॉरी यहां पर p रखे ना, इसको हटा दीजिए, इसको q रखिए क्योंकि नाम सेम हो जाएगा, यहां पर हम q रखते हैं, तो q रखते हैं, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, कोऑर्डिनेट कितना है, p का वैल्यू कितना है, सॉरी y का वैल्यू कितना 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, तो 2,
3 हो गया। अब ये डायरेक्शन हमारा y का है, लेकिन p का डायरेक्शन उसके जस्ट अपोजिट होगा, क्योंकि जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है वो कांस्टेंट क्या है, नेगेटिव है। तो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हमको ये वेक्टर p नजर आएगा, और वो वेक्टर p कितना होगा, -16 i कैप और -24 j कैप। ये वेक्टर, इसको मान लीजिए n पॉइंट, तो ये जस्ट उसके अपोजिट हो गया। द डायरेक्शन ऑफ, इसका p डैश नाम रख दीजिए, डायरेक्शन ऑफ p डैश will be just opposite to y वेक्टर होगा ऐसा। और डायरेक्शन ऑफ y किस पे डिपेंड, डायरेक्शन ऑफ p किस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ p डिपेंड कर रहा है कि जो k जो हमारा कांस्टेंट है उसका डायरेक्शन क्या है, मतलब उसका नेचर कैसा। यदि पॉजिटिव है तो जो डायरेक्शन है y का वही p का होगा, और यदि वो नेगेटिव है k का वैल्यू, तो जो डायरेक्शन ऑफ y है उसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा p डैश। ठीक है, ये डिपेंड करेगा किस पर, जो कांस्टेंट k है उस पर। चूंकि हम लोग इससे पहले जो लेते आए हैं, ये जो टर्म है ये हमारा कैसा है, स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर या तो पॉजिटिव होगा या जीरो होगा। लेकिन यदि कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट में हमको देखना पड़ेगा कांस्टेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। पॉजिटिव है तो उसके कारण जो वेक्टर आएगा उसका डायरेक्शन वही होगा जो y का होगा, लेकिन यदि नेगेटिव है तो उसके डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट हो जाएगा। समझ पाए इस बात को, वो हमको ध्यान रखना है। अच्छा, हमको एक चीज लास्ट, इसको खत्म करने से पहले, आपको पता है कि चार्ज, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज का वैल्यू पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। जैसे प्रोटॉन पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा। तो यदि मान लीजिए सपोज करें कि दो चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपेल कर रहे हैं, मान लीजिए कि Q जो है वो नेगेटिव है, तो Q सपोज पहले मान लेते हैं कि Q पॉजिटिव है, मतलब हम प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, तो प्रोटॉन पॉजिटिव है, तो जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का है वही फोर्स का होगा। लेकिन यदि मान लीजिए प्रोटॉन की जगह इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन का नेचर नेगेटिव होता है, तो -Q यहाँ रखेंगे, तो -Q रखने से मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा यदि सेम लेंगे तो, लेकिन यदि यहाँ माइनस देने से ये होगा कि जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का है उसका अपोजिट लीजिए तो आपको फोर्स मिलेगा। जैसे यहाँ पर K नेगेटिव होने से क्या हो गया, जो भी y का डायरेक्शन था उसके जस्ट अपोजिट हो गया रिजल्ट का। उसी तरह यहाँ नेगेटिव लेने से जो डायरेक्शन E का होगा उसके जस्ट अपोजिट होगा F का। यानी कि यदि चार्ज पॉजिटिव है तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, लेकिन चार्ज यदि नेगेटिव है तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। समझ पाए? ये आप वेक्टर में पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका जो प्रॉपर्टीज है वो हम कहाँ यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैट में, जो 12 का पहला चैप्टर है। समझ गए? इसीलिए वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। वेक्टर क्लियर होगा तो आप वेक्टर्स को डील कर पाएंगे। जहां जहां वेक्टर क्वांटिटी आएंगे वहां वहां आपको वेक्टर्स के लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। आप अपने मुताबिक सोच लीजिएगा तो नहीं काम चलेगा, डायरेक्शंस चेंज होते रहेंगे। तो आपको यदि बेसिक्स फंडामेंटल क्लियर है कि हाँ, यदि चार्ज नेगेटिव है तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, चार्ज पॉजिटिव है तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ये इस नेचर से आएगा। समझ पाए? राइट डाउन कीजिए। क्या हुआ? किसी को कोई मन में कुछ सवाल पूछना है तो पूछिए। एक्सप्रेशन इस तरह से लिखा हुआ है, इफ सपोज करें कि Q इज इक्वल टू K लैम्डा इंटू P है, ठीक है, वेयर वेक्टर P इज 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस k कैप। ठीक है, आपसे पूछ रहा है एंड लैम्डा इज इक्वल टू -3, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर Q ऑन ग्राफ। क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं क्या? बोलिए, हो जाएगा?
देखिए यहाँ पर ध्यान से, तो क्यू वैक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा इंटू पी है, तो लैम्डा का वैल्यू -3 है, पी वैक्टर कितना है 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस k कैप, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 होगा, 9i कैप प्लस ये कितना हो जाएगा 12j कैप और ये -k कैप, ठीक है। तो ये हो गया वेक्टर की का डायरेक्शन। यहाँ से माइनस कॉमन ले, -3, तो माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे तो 9i कैप प्लस यहाँ पर माइनस हो जाएगा -12j कैप और प्लस 3k कैप, ऐसा लिख सकते हैं ना, इसी के मल्टीपल में है। तो यदि मान लीजिए कि हम 3D स्पेस में हैं, हालांकि 3D स्पेस में हम एग्जैक्ट नहीं दिखा पाएंगे इसको, आप ऐसा समझिए कि ये पॉइंट यहाँ से ये वेक्टर है, इस वेक्टर का नाम हम P रखें, तो ये पॉइंट मान लीजिए कि A पॉइंट है, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना है, इस P वेक्टर का कोऑर्डिनेट कितना है 3, -4, 1, ऐसा लिख सकते हैं ना। अब ये P वेक्टर है, अब यहाँ से इसमें -3 से मल्टीप्लाई हुआ, तो ऑब्वियसली उसका डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा, माइनस से नेगेटिव से मल्टीप्लाई हुआ है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं। और ये वेक्टर को हम क्या बता सकते हैं, क्यू वेक्टर। तो क्यू वेक्टर का ये पॉइंट कितना, कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा -9, 12, -3, ऐसा लिख सकते हैं ना। डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, ये एंगल होगा 180 डिग्री। और ये चीज़ में एक चीज़ और कमी है, इसको हम लोग यदि बताएं, ये एंगल मान लीजिए अल्फा है, तो अल्फा के केस में हम क्या लिख सकते हैं, अभी अल्फा रखने की जरूरत नहीं है, 3 डायमेंशंस में आपको इतना ही देगा, 3 डायमेंशन में से इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछेगा। डायरेक्शन समझ में आ गया। यदि मान लीजिए कि P का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, तो उसका जस्ट अपोजिट किसका डायरेक्शन होगा, Q का। चूंकि पॉजिटिव नेगेटिव टर्म से मल्टीप्लाई हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ ना ये 3 मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई हुआ है, तो 3 टाइम्स बढ़ जाएगा, किसका मैग्नीट्यूड 3 टाइम्स बढ़ जाएगा, Q का। तो जो P का होगा मैग्नीट्यूड उससे 3 टाइम्स ज़्यादा होगा Q का। डायरेक्शन P के जस्ट अपोजिट होगा, क्योंकि नेगेटिव टर्म मल्टीप्लाई हुआ है। इसको राइट डाउन कीजिए, कंप्लीट करते हैं। आगे आते हैं वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय स्केलर। स्केलर से, ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, कम से कम 15 मिनट हम लोग रहेंगे इस टॉपिक में, बोर्ड भरने तक। ध्यान से समझिएगा, अच्छी बात है। वेक्टर अपने आप में 2 चीज लेके चल रहा है, ठीक है। 2 चीज कौन कौन लेके चल रहा है, वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। कभी भी ये माइंड में कभी भी इस चीज को नहीं निकालिएगा कि वेक्टर मतलब एक चीज, वो जब भी है तो उसके पास 2 चीज हैं, वो उसके अंदर में छिपा हुआ है। आप कभी भी वेक्टर को एक निगाहों से देखने की कोशिश कीजिएगा, वो आपको ऐसे ऐसे जगह पर पटकेगा जैसे जैसे आप सोच नहीं पाइएगा, क्योंकि जो जगह पर आप जिस निगाहों से आप उसको देख रहे हैं, उस निगाहों से देखने के बाद जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो ऑप्शन में रहेगा, ठीक है। कहने का मतलब ये कि यदि आप वेक्टर को 2 टर्म में देख रहे हैं और उस दोनों को अलग अलग आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं थ्रू आउट क्वेश्चन, खासकर मैकेनिक्स में, तो आप उसके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और यदि दोनों को आप एक साथ देख रहे हैं तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे और गलतियां करेंगे, और वो गलती ऑप्शन में रहेगा, हो सकता है पहला ही ऑप्शन में रहे। मेरे जैसा आदमी तो पहले ही ऑप्शन में डाल दे, ठीक है। और जो सीट्स क्वेश्चंस रहते हैं उसमें जो ऑप्शंस रहेंगे कुछ इस तरह के आपके टेस्ट में भी रहेंगे कि आपको पहला ऑप्शन सबसे आपको सही लगेगा वो ऑप्शन, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चंस में ऑप्शन बी और ऑप्शन सी मेरा फेवरेट रहता है, उसमें हम करेक्ट ऑप्शन डालते हैं, ठीक है, इन जनरल। और यदि क्वेश्चन का देखिए 4 तरह के कैटेगरी के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। पहला कैटेगरी जो कि क्वेश्चंस बेसिक लेवल का, फंडामेंटल लेवल का वो दिया जाता है, ठीक है। दूसरा कैटेगरी होता है जिसमें क्वेश्चन के लेवल थोड़ा मॉडरेट लेवल के रखे जाते हैं, ठीक। तीसरा हार्डेस्ट लेवल का, मतलब क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा रहेगा और वो आपको वो जज करेगा कि हाँ टॉपर कौन है और नन टॉपर कौन है। चौथा कैटेगरी क्वेश्चन लेंदी मतलब बनने आपको लगेगा कि बन जाएगा, लेकिन वो समय लेगा आपसे, और वो ट्रैप होता है, उसको हम लोग ट्रैप बोलते हैं। आपको वो ना छोड़ने देगा और ना ही आप बनने देगा। तो जो टॉपर है वो क्या करेंगे, सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे, और जो बेवकूफ़ होंगे
वो सबसे पहले उसी को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, यदि एक क्वेश्चन का एवरेज बनाने का कैलकुलेशन टाइम 2 मिनट है तो वो आपका 6 मिनट से 8 मिनट ले लेगा। ठीक है, और आप मान लीजिए बन भी गया तो अगला जो आसान क्वेश्चन थे वो आपने छोड़ दिया, तो वो कितना का मार्क्स का नुकसान कर दिया। कॉम्पिटेटिव एग्जाम बहुत एज टू एज मार्क करता है, समझे, इसलिए ध्यान रखिएगा। आइए, वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर, तो वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है वेक्टर से, तो हम दो तरह के वेक्टर्स पढ़ेंगे, मतलब दो तरह के मल्टीप्लिकेशंस पढ़ेंगे। वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय अ वेक्टर का, तो उसमें पहला है ए, जिसको हम लोग बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, सॉरी, स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट मतलब जब एक वेक्टर ए डॉट, इसी को हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, जब एक वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट होता है बी से तो रिजल्ट सी बनता है। मान लीजिए कोई एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट हुआ, डॉट प्रोडक्ट मतलब स्केलर प्रोडक्ट हुआ, तो हम क्या बोल रहे हैं, जब एक वेक्टर वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा, तो वेक्टर वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो उसमें पहला कैटेगरी कौन सा है, डॉट प्रोडक्ट। मतलब वेक्टर डॉट वेक्टर होगा तो रिजल्ट जो मिलेगा वो स्केलर मिलेगा। ठीक है, रिजल्ट जो मिलेगा स्केलर मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। स्केलर मिलेगा तो इस स्केलर के लिए हमको डायरेक्शन की चिंता नहीं करना है, ये कैसा है, स्केलर है। तो जब हमारे पास स्केलर मिल गया तो हम उसका डायरेक्शन की चिंता नहीं करना है। इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई बनकर स्केलर बना। ठीक, अब दूसरा कैटेगरी देख लीजिए, बी। बी होगा जिसको हम लोग बोलेंगे वेक्टर प्रोडक्ट, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। क्या होगा इसमें, एक वेक्टर ए है, वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा बी के साथ में, तो रिजल्ट जो निकलेगा दैट इज सी वेक्टर। ठीक है, नाम चेंज कर देते हैं ताकि आपको याद करने में आसानी होगी, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, वो देखिए नाम क्या है, नाम है कि एक वेक्टर P है जो मल्टीप्लाई हो रहा है वेक्टर Q से, तो रिजल्ट जो आ रहा है वो R वेक्टर है। समझ पाए ये। तो मान लीजिए कि यहां पर दो वेक्टर भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहां भी दो वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अंतर क्या है, यहां डॉट है वहां क्रॉस है। इन जनरल मैथमेटिक्स का ऐसा कोई मीनिंग नहीं होता, लेकिन फिजिक्स में बहुत बड़ा मीनिंग है। डॉट और क्रॉस में अंतर है, डॉट प्रोडक्ट होगा दो वेक्टर्स का तो रिजल्ट स्केलर मिलेगा, और क्रॉस प्रोडक्ट होगा दो वेक्टर का तो रिजल्ट वेक्टर मिलेगा। यहां पर सिर दर्द ज्यादा है, वहां सिर दर्द कम है। वहां पर जो रिजल्ट आ रहा है उसके डायरेक्शन के बारे में आपको नहीं सोचना, क्योंकि उसका डायरेक्शन नहीं होगा। यहां जो रिजल्ट आया है इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। ठीक है, यहां पर उसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। ठीक है, यहां डायरेक्शन क्या है, तो यहां पर इसके लिए मैग्नीट्यूड लिख लीजिए, मैग्नीट्यूड इसका होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। बात समझ पाए। तो दो तरह के वेक्टर्स हमें पढ़ने हैं, स्केलर एंड वेक्टर। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, इसको जस्ट राइट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते। आप लोग